हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे से व्यूअर्स। कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस, बहुत से लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एक न्यू स्टोरी आनी चाहिए। आई नो मैं पिछले काफ़ी टाइम से रेगुलर नहीं थी और बहुत कम वीडियोस अपलोड कर रही थी, बट नाउ आई थिंक कि मैं रेगुलर हो सकती हूँ। आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक आई एम फ्री। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जितना टाइम हो सके मुझे रिकॉर्डिंग्स करनी है, मुझे वीडियोज़ डालनी है, क्योंकि सिर्फ आप लोग को वीडियोज़ सुनना नहीं पसंद, मुझे सुनाना भी पसंद है। मैं फिर से आ गई हूँ मैं एक न्यू लव स्टोरी के साथ। ये लव स्टोरी थोड़ी इमोशनल होगी पर आपको थोड़ा हंसाएगी भी सही। और ये लव स्टोरी तो ऐसी गर्ल्स के बीच होने वाली है जो एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है। फर्स्ट गर्ल का नाम है दुर्गा। दुर्गा नाम सुन के आपको लगा कि कोई शरीफ सी भोली भाली सी लड़की होगी, इनोसेंट सी, पर दुर्गा इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। ऑपोजिट ऐसे है कि वो बिल्कुल शांत नहीं रह सकती, बात बात पे भड़क जाती है। उसे इस दुनिया में हर एक इंसान से नफरत है। सबसे ज़्यादा नफरत वो अपने खुद के डैड से करती है। ये क्यों करती है ये तो आपको स्टोरी के आगे ही जान सकते हो। तो वो सबसे ज़्यादा नफरत अपने डैड से करती है और दूसरी नफरत वो अपने फ्रेंड से करती है। आप लोग शौक हो गए कि यार बाप से नफरत कौन कर सकता है और अपने फ्रेंड से नफरत कौन करता है? या हमारी दुर्गा करती है। उसे सबसे नफरत है, पर सिर्फ दो चीज़ों को छोड़ के। वो दो लोगों से बहुत प्यार करती है। पहली है उसकी माँ और दूसरी है उसकी बाइक। उसे हैवी बाइक्स का बहुत ज़्यादा शौक है। दिखने में लड़की है, बहुत सुंदर, बहुत हॉट, बहुत सुशील, पर उसकी सारी हरकतें और शौक बॉयज़ वाले हैं। उसे हैवी बाइक्स चलाना बहुत पसंद है। उसे बचपन से ही बाइक्स का बहुत शौक था और उसे एक बाइक जान से ज़्यादा प्यारी है, क्योंकि उसकी ये बाइक उसकी मोम ने उसे उसके 18वें जन्मदिन पे दी थी। फाइनली उसका स्कूल ख़त्म हो चुका होता है और अब वो एक कॉलेज में पढ़ती होती है। नाम के लिए वो कॉलेज जाती है, पढ़ाई में तो उसका बिल्कुल मन नहीं करता। वो बस लेक्चर्स अटेंड करती है और फिर छुट्टी के टाइम अपनी बाइक लेके कहीं भाग जाती है। उसे घर जाना बिल्कुल पसंद नहीं होता। वो सारा टाइम अपने कॉलेज में बिताती है या कॉलेज के बाद फ्री होने के बाद वो अपनी बाइक के साथ कहीं दूर निकल जाती है। मुझे लॉन्ग ड्राइव पे जाना बहुत पसंद होता है। वो बहुत स्पीड में ड्राइव करती है। उसे फ़र्क नहीं पड़ता उसका एक्सीडेंट हो जाए या उसकी जान चली जाए। सच कहो तो वो अपनी ज़िंदगी से कुछ खास खुश नहीं होती, इसलिए वो बहुत ही स्पीड में बाइक चलाती है। और जब भी बाइक स्टार्ट करने लगती है उसके दिमाग में एक चीज़ होती है कि भगवान आज तो मेरी जान ही ले ले, पर मेरी इस प्यारी सी बाइक को कुछ मत होने देना। उसे अपनी जान की परवाह नहीं होती, बस अपनी बाइक की परवाह होती है। और उसे सबसे ज़्यादा पसंद होता है म्यूज़िक। तो आई थिंक दुर्गा का इतना इंट्रो काफ़ी है। अब हम चलते हैं हमारी सिमरन की तरफ। सिमरन दुर्गा से बिल्कुल ऑपोजिट है। सिमरन बहुत ही सुशील और बहुत ही भोली लड़की है। उसे मूवीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट है और उसकी अपनी दोस्तों में जान बसती है। वो अपनी लाइफ में अपनी दो फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा प्यार करती है और हमेशा उनके साथ जीवन बिताना चाहती है। उनके साथ अपना न्यू कॉलेज भी ज्वाइन करना चाहती है, पर वो कहते हैं ना, जो हम सोचते हैं उससे बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। सिमरन के साथ भी ऐसा होता है। उसे अपना घर, अपनी फ्रेंड्स छोड़ के दूसरे देश जाना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि उसके उस छोटे से गांव में इतना ज़्यादा अच्छे कोई कॉलेज नहीं थे और वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, हमेशा से टॉपर रही थी। इसलिए उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो पढ़ने के लिए पास वाले शहर में चली जाए, इसलिए उसे शहर के में जाना पड़ता है। उसके आज कॉलेज का पहला दिन होता है। वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है पर उससे कई ज़्यादा नर्वस भी होती है। अब देखते हैं सिमरन का ये पहला दिन कैसे होता है और इन दोनों का पहले मीटिंग कैसी होती है और क्या पहली मीटिंग में इनकी दोस्ती हो पाती है या फिर नहीं। आज सिमरन का पहला दिन है। वो अच्छे से रेडी होती है और कॉलेज के लिए निकलती है। वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है। पहले जब भी वो हमेशा स्कूल के लिए रेडी होती है तो बहुत एक्साइटेड होती है, क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स से मिलने के लिए स्कूल जाती है, उनसे मस्ती करने के लिए और हाँ, पढ़ाई करने के लिए भी। पर आज सिमरन बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी, क्योंकि आज वो अपनी फ्रेंड से नहीं मिल सकती थी, इसलिए बहुत सैड भी थी। वो ऑटो पकड़ती है और सीधा कॉलेज के लिए निकल जाती है। उसका कॉलेज बहुत ही बड़ा था और उस पूरे शहर का बहुत ही फेमस कॉलेज था। वहाँ पे दुनिया जहाँ के सबसे ज़्यादा अमीर स्टूडेंट पढ़ते थे। मतलब उस सिटी के जितने भी अमीर अमीर फैमिली के बच्चे थे ना, वो सब इसी कॉलेज में थे। इसलिए सिमरन थोड़ी घबरा रही थी कि वो बहुत गलत कॉलेज में आ गई है। सब के सब मतलब उस पर रौब झाड़ेंगे, उससे बुरी तरह बिहेव करेंगे। और यही घबराते हुए, यही सोचते हुए वो क्लास में जाती है। पर क्लास का माहौल देख के वो एकदम रिलैक्स हो जाती है। वहाँ पे किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं होता, हर कोई अपनी दुनिया में होता है। और ये देख के सिमरन खुश हो जाती है कि चलो मेरी रैगिंग तो यहाँ कोई नहीं करने वाला। और वो गहरी सांस लेती है और लेक्चर स्टार्ट हो जाते हैं। सिमरन पढ़ाई में बहुत अच्छी थी तो वो पढ़ने लग जाती है। और जैसे ही उसका लेक्चर ख़त्म होता है उसे एक प्रोफेसर अपने पास बुला दिया, क्योंकि सिमरन ने अपने स्कूल में टॉप किया था, इसलिए प्रोफेसर उसे जानती थी। वो उससे उसके स्कूल के बारे में पूछती है और फिर कहती है कि तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी हो, अगर यहाँ पर भी तुमने इसी तरह मन लगा के पढ़ा और तुमने टॉप किया
तो तुम्हारा आगे बहुत बेहतरीन फ्यूचर होने वाला है। और यकीन मानो, मैं सच्चे दिल से चाहती हूँ कि तुम मन लगा के पढ़ाई करो। सिमरन थोड़ी हैरान थी क्योंकि वो टीचर को नहीं जानती थी, पर टीचर उसके बारे में सब कुछ जानती थी। वो पूछती है कि मैम आप मुझे इतने अच्छे से कैसे जानती हो? तो वो कहती है क्योंकि मेरी बेटी तुम्हारी फ़ैन है। सिमरन एकदम शॉक्ड हो जाती है कि आपकी बेटी मेरी फ़ैन कैसे हो सकती है? ना मैं कोई सुपरस्टार हूँ, ना किसी सुपरस्टार की बेटी हूँ। तो उसकी मैम बोलती हैं कि तुम किसी सुपरस्टार से कम नहीं हो, इतनी सी एज में तुमने बहुत कुछ अचीव किया है। मेरी बेटी तो तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन है। अगर उसे पता चलेगा कि तुम मेरे ही कॉलेज में पढ़ने के लिए आ गई हो तो मेरा दिमाग खा जाएगी कि उसे तुमसे मिलना है। तो सिमरन बहुत खुश होती है। उसे पता नहीं था कि यार उसकी भी फ़ैन फॉलोइंग हो सकती है, क्योंकि उसकी नज़र में वो एक एवरेज स्टूडेंट थी। क्या है, टीचर उससे कुछ बातें करती है और फिर नेक्स्ट क्लास के लिए सिमरन को जाना पड़ता है। वो जब क्लास में जा रही थी तो वो खुद पे बहुत प्राउड फील कर रही थी और काफ़ी खुश भी थी कि यहाँ रैगिंग नहीं होती। पर वो कहते हैं ना कि खुशी ज़्यादा देर कहाँ ही टिकती है। सिमरन के मुंह पे 12 बज जाती है जैसे वो क्लास में एंटर होती है। वहाँ पे काफ़ी सारे सीनियर्स और उसी क्लास के जो स्टूडेंट थे वो सब खड़े थे, जो सिमरन का ही वेट कर रहे थे उसकी रैगिंग करने के लिए। क्योंकि सिमरन ने काफ़ी लेट कॉलेज ज्वाइन किया था, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि उसे जाना चाहिए अपनी दोस्त अपनी फैमिली छोड़ के या नहीं। इसी में बहुत टाइम चला गया था। और जब वो क्लास में आती है तो सब उसकी रैगिंग के लिए तैयार खड़े होते हैं। सिमरन बैठने ही लगती है, तभी एक लड़की उसकी जगह पे आके बैठ जाती है। सिमरन बोलती है कि एक्सक्यूज़ मी, यहाँ मैं बैठी थी। वो बोलती सो व्हाट, अब यहाँ मैं बैठी हूँ, तुम कोई और जगह ढूंढ लो। तो सिमरन बैठने के लिए दूसरी जगह जाती है, लेकिन वहाँ पे एक लड़का बैठ जाता है, कहते आओ आओ मेरी गोद में बैठ जाओ। सिमरन बोलती व्हाट। तो सिमरन को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। कहीं ना कहीं वो समझ रही थी कि अब उसके साथ रैगिंग होने वाली है, इसलिए उसे लगता है कि इस टाइम क्लास से बाहर जाना बेस्ट ऑप्शन है। वो क्लास से बाहर जाने लगती है, तभी एक लड़का और लड़की डोर लॉक कर देते हैं और दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं। सिमरन को समझ नहीं आता अब उसके साथ आगे क्या होने वाला है। उसे लगता है कि शायद आज उसका इस कॉलेज में लास्ट डे है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है बहुत जल्दी चीज़ों से। तो वो बोलते हैं कि देखो आप सब मेरी रैगिंग नहीं कर सकते, यहाँ पे रैगिंग अलाउ नहीं है। मैंने यहाँ पे आने से पहले पूरी हिस्ट्री निकाली है इस कॉलेज की। तो वो कहती ओ तुम्हें क्या लगा इंटरनेट पे ऐसी चीज़ें डाली चाहती हैं? यहाँ पे कितनी और कैसे रैगिंग होती है ये अब हम तुम्हें लाइव टेलीकास्ट दिखाएंगे। तो ऐसे बोल के एक लड़की सिमरन के पास आती है, उसके बालों में यूँ अपनी च्युइंगम निकाल के डाल देती है। सिमरन एकदम पैनिक होने लग जाती है। उसे अपने बालों से बहुत प्यार था। सिमरन के बाल काफ़ी लंबे और काफ़ी घने थे और उसमें से बहुत ही अच्छी सी फ्रेगनेंस आती थी, और वो लड़की उसके बाल डिस्ट्रॉय करने वाली थी। सिमरन रोने लगती है, वो बैक करती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे मेरे बाल काटने पड़ सकते हैं, प्लीज़ च्युइंगम मत चिपकाओ। पर वो लड़की उसके बालों में च्युइंगम चिपका देती है। सिमरन रोने लगती है तो वो लड़की उसका फेस यूँ ऊपर करती है और आंसू पहुँचने की बजाय उसके मुँह पर थप्पड़ मार देती है और कहती है कि अगर तुम रोई और तुमने किसी को बताया तो अभी तो तुम्हारे बालों में सिर्फ चिंगम चिपकाई है, तुम्हें बाल काटने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारे बाल काट दूँ या फिर तुम्हारे कपड़े फाड़ दूँ। तो सिमरन घबरा जाती है, वो रोते हुए बाहर जाने लगती है। पर जो लड़का गेट पे खड़ा होता है वो सिमरन को यूँ पकड़ लेता है, उसकी टमी में यूँ हाथ डाल के उसे उठा लेता है और कहते हैं इतनी जल्दी भी क्या है। और फिर उस दूसरी लड़की को बोलता है यार तुमने अच्छा नहीं किया इसके बालों में चिंगम लगा के, इसके बालों की फ्रेगनेंस तो देखो, ओ माय गॉड, मुझे तो लगता है मुझे इससे प्यार होने वाला है। ऐसे बोल के वो सिमरन को दरवाजे से लगा देता है। उसके बालों को यूँ स्मेल करने लगता है। सिमरन को उस लड़के से घिन आने लगती है, उसे वहाँ से भागना था। वो उस लड़के को पुश करती है और जाने लगती है, पर तभी एक लड़की उसके रास्ते में आ जाती है कि इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो हमने तुम्हारा असल सही से इंट्रो भी नहीं लिया, अपना इंट्रो तो देती जाओ। सिमरन रोने लगती है और कहती है प्लीज़ मुझे जाने दो। तो वो एक लड़की उसके मुंह से पकड़ के उसे दीवार के साथ लगाती है और उसके मुंह पे जो है वो थप्पड़ लगाती है कि तुम्हारी वजह से ना मेरी मॉम मुझ पे चिल्लाई थी, क्योंकि तुम बचपन से ही गोल्ड मेडलिस्ट रही हो। हाँ, एक छोटे से गाँव में रह के तुमने इतनी तरक्कियाँ कैसे कर ली? हर दूसरे दिन तुम ही न्यूज़ में छाई रहती थी। तुम्हारी वजह से जो हमें फेस करना पड़ा है ना, अब वो तुम्हें फेस करना पड़ेगा। सिमरन की बैंड बज जाती है, उसे समझ नहीं आता ये लोग उसके साथ इससे ज़्यादा बुरा क्या ही कर सकते हैं। सिमरन रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़ दिया कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे नहीं पता तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तो तुम लोग को जानती भी नहीं। तो वो लड़की कहती तुम नहीं जानती फिर भी हमारी ज़िंदगी बर्बाद की, अब हम तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे। सिमरन का टॉपर होना, बचपन से गोल्ड मेडलिस्ट होना, अब उसकी बैंड बजा रहा था। सिमरन के साथ बहुत गलत आगे होने वाला था और सिमरन ये अच्छे से जानती थी। उसका मन कर रहा था कि वो खुद के मुंह पे थप्पड़ मारे या खुद को जान से ही मार दे, क्योंकि उसने यहाँ पे आने का फैसला किया तो किया कैसे, वो यहाँ पे क्यों आई। सिमरन खुद को ही कोस रही थी कि तभी बाहर से नोक नोक होने लगता है और ये कोई और नहीं, ये प्रोफेसर होती है और अंदर के सारे स्टूडेंट्स भी समझ जाते हैं। और जो सीनियर्स होते हैं ना, वो सिमरन के मुंह से यूँ पकड़ते हैं उसे और कहते हैं खबरदार अगर तुमने प्रोफेसर को या प्रिंसिपल को हमारी शिकायत लगाने की कोशिश की, उसका अंजाम तुम बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगी, समझी तुम।
और ऐसे ही बोल के सिमरन को धमकाते हैं, उसके आंसू वगैरह पहुँचते हैं। फिर दरवाज़ा खोलते हैं, सामने एक प्रोफेसर खड़ी होती है जो सब सीनियर्स और जूनियर्स को एक साथ देख के थोड़ा कहीं ना कहीं समझने लगते हैं कि शायद यहाँ पे रैगिंग हो रही है। और वो सिमरन को देख के समझ आते हैं कि ये न्यू लड़की हो गई थी, ये लोग क्या तुम्हारे साथ रैगिंग कर रहे थे। सिमरन प्रोफेसर को बताना तो जाती है, पर सिमरन की इतनी फट चुकी थी ना कि सिमरन कुछ बोल ही नहीं पाती। और वो प्रोफेसर को बोलती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे वॉशरूम जाना है, एक्सक्यूज़ मी। और ऐसे बोल के भागते हुए वॉशरूम चली जाती है। वॉशरूम में जाके उस मिरर के सामने खड़ी होती है और फूट फूट के रोने लगती है। वो अपने बालों को देखती है, उसे अपने बालों से बहुत प्यार था, पर आज जो उसके बालों की हालत हो चुकी थी, उसे लगता है कि उसे अपने सारे के सारे बाल ही काटने पड़ेंगे। वो उस च्युइंगम को निकालने की कोशिश तो बहुत करती है, पर वो च्युइंगम निकाल ही नहीं पाती। वो कहते हैं ना कि हर इंसान के लिए उसके कॉलेज का फर्स्ट डे बेस्ट नहीं होता, किसी के लिए वर्स्ट डे भी हो जाता है। और वो हो चुका था हमारी सिमरन का। सिमरन पागलों की तरह रो रही थी, उसे किसी भी तरह ये च्युइंगम हटानी थी अपने बालों से, पर ये उसे पॉसिबल नहीं लग रहा था। वो रोने लग जाती है, उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। वो किसी की हेल्प लेना चाहती है, पर वो किसी की हेल्प नहीं ले सकती। और वहाँ पे सिमरन की फ्रेंड्स बहुत खुश थी कि सिमरन चलो बड़े शहर में पढ़ने के लिए गई है, और सब एक्साइटेड थे। तभी उसकी एक फ्रेंड कॉल करती है उसका हाल जानने के लिए, और सिमरन रोते हुए कॉल उठाती है। उसकी दोस्त पूछते हैं कि सिमरन तुम्हें क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। सिमरन के साथ जो भी हुआ सिमरन उसे सब कुछ बता देती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि व्हाट, ये लोग इतना घटिया कैसे हो सकते हैं। हाँ तुम एक काम करो, वहाँ की प्रोफेसर को सब कुछ बता दो, हाँ या प्रिंसिपल के पास चली जाओ। सिमरन जाना तो चाहती थी, पर वो इतनी बुरी तरह डर चुकी थी कि वो जा नहीं पा रही थी। वो अपनी दोस्त को बोलती है कि यार तुम लोग यहाँ पे आ जाओ ना, ये लोग बहुत बुरे हैं, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती, मैं वापस आ रही हूँ, मुझे नहीं होगा। उसकी फ्रेंड उसे समझाती है कि तुम अभी कहाँ हो, मुझे पहले ये बताओ। सिमरन बोलती है कि मैं वॉशरूम में हूँ। तो उसकी फ्रेंड कहती है तुम बस जल्दी से निकलो, इस टाइम तुम बस कॉलेज से बाहर जाओ, ठीक है, और तुम अभी जहाँ रह रही हो ना तुम उधर जाओ। सिमरन बोलती है ठीक है। सिमरन फ़ौरन से कॉलेज से बाहर भागने लगती है। जब वो भाग रही थी रोड पे, तो वो बहुत बुरी तरह से रो रही थी। उसके बाल सारे बिखरे हुए थे, उसके हाथों में एक दो उसकी नोटबुक थी, और उसका बैग कभी नीचे गिरा था कभी ऊपर गिर रहा था। सिमरन अंधाधुंध भाग रही थी, उसे नहीं दिख रहा था सामने से कोई गाड़ी आ रही है, बाइक आ रही है, कुछ भी आ रहा है, उसे कुछ होश नहीं था, उसे अपना भी लिटरली होश नहीं था। और जब वो भाग रही थी तभी सामने से दुर्गा अपनी हैवी बाइक पे वुम वुम करके आ रही थी। दुर्गा उसे नहीं देखती है, और सिमरन भी उसे नहीं देखती है। दुर्गा की बाइक सिमरन के पास से ही गुजर जाती है, पर दुर्गा उसे देख नहीं पाती, ना ही सिमरन। सिमरन उस टाइम इस हालत में ही नहीं थी। वो भागते हुए फाइनली वहाँ पहुँच जाती है जहाँ वो अभी रह रही थी। और वहाँ की जो लेडी होती है वो जब सिमरन की हालत देखती है तो वो एकदम पैनिक होने लग जाती है। वो बोलती है सिमरन बेटा ये तुम्हें क्या हो गया, तुम अच्छी भली कॉलेज गई थी, पर ये तुमने क्या हालत बना ली है। सिमरन के बदन पे हर तरफ चोट लगी हुई थी, क्योंकि जब वो भाग रही थी तो बहुत गिर रही थी, उसे चोट लग रही थी, खून भी निकल रहा था, पर उसे बस किसी भी तरह कॉलेज से बहुत दूर भागना था। तो वो लेडी उसे बिठाती है, उसके जख्मों पर मरहम लगाती है, और जैसे उसके बालों की हालत देखती है तो वो भी बहुत घबरा जाती है। सिमरन के बाल काटने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं थे। वो लेडी सिमरन को समझाती है कि सिमरन बेटा तुम्हारे बाल काटने ही होंगे, पर सिमरन रोने लग जाती है। वो किसी भी तरह अपने बाल नहीं खोना चाहती थी। वो उसके सामने हाथ जोड़ती है कि प्लीज़ आंटी मेरे बाल मत काटो। वो कहती बेटा अगर तुम्हारे बाल नहीं काटूंगी तो ये चिंगम कैसे निकलेगी। सिमरन बोलती मैं निकाल दूंगी, प्लीज़ ये कैंची मत चलाओ मेरे बालों पे। सिमरन भागते हुए वॉशरूम जाती है, खुद को लॉक कर देती है और शावर के नीचे खड़ी हो जाती है। वो अपने बालों से वो चिंगम निकालने की बहुत कोशिश करती है, पर वो चिंगम निकलती नहीं है। और वो लेडी जो होती है उसकी एक सैलून वाली एक फ्रेंड होती है, वो उसे कॉल करती है और वो घर आ जाती है। सिमरन जब शावर लेके बाहर आती है तो उसके बाल में अभी भी वो चिंगम चिपकी हुई थी, और वो सैलून वाली लेडी वहाँ आती है। वो सिमरन की प्रॉब्लम समझ पा रही थी, क्योंकि कभी ना कभी वो भी सिचुएशन से गुजरी थी। वो सिमरन को समझाती है कि सिमरन तुम्हारे बाल काटने ही होंगे, मैं ज़्यादा नहीं काटूंगी, बस जहाँ चिंगम है बस वही जगह काटूंगी। पर सिमरन रोने लगती है। वो कहती है मुझे मेरे बालों से बहुत प्यार है, मैंने इन्हें बहुत मुश्किल से बड़ा किया है, प्लीज़ इन्हें मत काटो, इनमें मेरी जान बसती है। पर वो कहती है बेटा मैं ये शौक से नहीं करी, आई स्वेयर मैं तुम्हारे ज़्यादा बाल नहीं काटूंगी। और वो सिर्फ वही जगह पकड़ती है जहाँ पे चिंगम बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, और उसे वो जगह काटनी ही पड़ती है, और वो अच्छे खासे बाल वो कट चुके होते हैं। सिमरन बहुत ज़्यादा रोने लगती है जब वो अपने बालों को देखती है, तो वो लेडी उसके बाल साइड पे कर देती है और सिमरन को समझाती है और कहती है कि बेटा क्या तुम्हारे साथ रैगिंग हुई है, तुम मुझे बताओ, मैं खुद तुम्हारे साथ प्रिंसिपल के पास चलूँगी और कंप्लेन करूँगी।
पर सिमरन साफ मना कर देती है क्योंकि उसे कोई कंप्लेन करनी ही नहीं थी, उसे बस यहाँ पे रहना ही नहीं था, उसे बस यहाँ से चले जाना था। उसका फर्स्ट डे बहुत बुरा गुजरा था और वो यहाँ पे मज़ीद नहीं रहना चाहती थी, वो बस घर जाना चाहती थी अपने अपनों के पास, अपने दोस्तों के पास। कि तभी सिमरन की मम्मा की कॉल आ जाती है। सिमरन आंसू पोंछती है और अपनी मम्मा से बात करने लगती है। वो अपनी मम्मा को बताना चाहती थी जो उसके साथ हुआ, पर उससे पहले ही उसकी मम्मा बोल देती है कि बेटा हम तुम पे बहुत प्राउड करते हैं, तुमने हमारा नाम बचपन से ही बड़ा रोशन किया है, तुम्हारी वजह से मैं और तुम्हारे डैड पहली बार टीवी में आए थे और मुझे पता है इस बार भी तुम टॉप करोगी और हम दोनों का नाम रोशन करोगी। और ये सुनते ही सिमरन की आंखें भर आती हैं। वो मन ही मन में कहते हैं कि मैं मम्मा को कैसे बताऊं कि मैं यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाऊंगी, अरे यहाँ रही तो मेरा वो टॉप करना क्या, पास करना भी मुश्किल कर देंगे ये लोग। और तभी सिमरन के डैड मोबाइल लेते हो, कहते सिमरन बेटा कैसी हो, कैसा गया तुम्हारा कॉलेज, हाँ अभी क्लास में नहीं हो तुम। सिमरन कहती नहीं डैड वो ब्रेक टाइम था। उसके पापा कहते इतनी जल्दी ब्रेक टाइम था, अच्छा सुनो हम तुम्हें बहुत याद करते हैं, मन लगा के पढ़ना बेटा। मैंने यहाँ पे सबको बता दिया है कि मेरी बेटी पढ़ने शहर गई है, मेरा नाम ख़राब मत करना, पढ़ के आना ओके। तो सिमरन ये सब बातें सुन के ना उसे रोने आ जाता है और तभी उसके डैड उसे कुछ बातें बोलते हैं जिससे सिमरन को रियलाइज़ होता है कि उसके पेरेंट्स उस पर कितना प्राउड करते हैं, कितनी उम्मीदें हैं उनके साथ। और अब अगर वो ये कॉलेज छोड़ेगी तो उसका किसी और कॉलेज में एडमिशन भी नहीं होगा क्योंकि पहले वो बहुत लेट कर चुकी है। सिमरन कॉल कट करती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। वो जिस आंटी के घर रह रही थी ना, वो आंटी उसे कहती है कि बेटा तुम वो कॉलेज दोबारा नहीं ज्वाइन करना चाहती ना, मैं समझ सकती हूँ, ठीक है तुम वापस घर चली जाओ। पर सिमरन बोलती है नहीं आंटी ये पॉसिबल नहीं है, वो आंटी कोई और नहीं होती, वो आंटी जो है वो इसके पापा के एक की वाइफ होती है जिनके हस्बैंड की बहुत सालों पहले ही डेथ हो चुकी थी, उनके कोई बच्चे नहीं होते, इसलिए वो सिमरन को अपने बच्चों की तरह ही प्यार करती थी और बहुत आना जाना भी था। इसलिए जब सिमरन ने इस कॉलेज में एडमिशन लेना था तो वो रिक्वेस्ट करती है कि सिमरन उन्हीं के साथ रहे, इसलिए सिमरन यहाँ रह रही थी। पर अब वो मज़ीद आंटी को भी तंग नहीं कर सकती थी, इसलिए वो बोलती है कि मैं चली जाऊँगी आंटी, पर घर नहीं, मैं एक हॉस्टल में शिफ्ट हो जाऊँगी। वो कहती व्हाट, अगर तुम कॉलेज के हॉस्टल में शिफ्ट होगी तो वो लोग तुम्हारी और रैगिंग करेंगे। नहीं बेटा मैं तुम्हें ये अलाउ नहीं कर सकती, तुम इधर ही रहो, ये भी तो तुम्हारे घर है ना, और तुम्हारे यहाँ रहने से तो मुझे उल्टा खुशी होती है, मेरा अकेलापन ख़त्म होता है। और वो सिमरन को हक कर लेती है। उनने भी सिमरन की हालत देखी नहीं जाती, इसलिए वो डिसाइड करती हैं कि वो कल खुद सिमरन के साथ कॉलेज में जाएंगी और उनके प्रिंसिपल को कंप्लेन करेंगी। अभी वो सिमरन को रिलैक्स करने की कोशिश करती है और वहाँ दूसरी तरफ दुर्गा कॉलेज पहुँच चुकी होती है। दुर्गा काफ़ी लेट थी, इसलिए जाते ही उसे प्रिंसिपल के मैम के ऑफिस में बुलाया जाता है। दुर्गा प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में जाती है और फुल एटीट्यूड के साथ बैठी होती है। प्रिंसिपल मैम उसे बोलती है कि दुर्गा पहले अपने ये हेडफोन्स उतारो। दुर्गा को आदत थी, वो हमेशा हेडफोन्स लगा के रखती थी। दुर्गा अपने हेडफोन्स उतारती है और कहती है आपने मुझे बुलाया था। तो मैम कहती है कि तुम्हारे कॉलेज आने का ये कौन सा वक्त है, हाँ तुम्हें क्या लगता है अगर तुम्हारे डैड और मैं बचपन के दोस्त हैं तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस बदल दूँगी, तुम्हें रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने ही होंगे। तो दुर्गा बोलती है जानती हूँ, क्या इसके लिए आप मेरे डैड को कंप्लेन करेंगे? एक्चुअली कर ही दें क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दुर्गा ऐसे बोल के उठती है और अपनी क्लास में चली जाती है। प्रिंसिपल मैम अपना सर पकड़ लेती हैं, वो दुर्गा की डैड की बचपन की ही फ्रेंड थी, इसलिए वो दुर्गा को बहुत ज़्यादा चाहती थी, बहुत आना जाना था, पर दुर्गा उनसे भी अच्छे से बात नहीं करती। प्रिंसिपल आंटी को समझ नहीं आता कि यार मैं और क्या करूं, मैं दुर्गा को बचपन से अपनी बेटी की तरह प्यार करती हूँ, हमेशा उसे अपनी बच्ची समझा, अच्छे से बात करती हूँ, पर वो मुझसे भी अच्छे से बात क्यों नहीं करती? इसलिए क्योंकि मैं उसके डैड की बेस्ट फ्रेंड हूँ। ये क्या लॉजिक हुआ? तो उन्हें भी कुछ समझ नहीं आता। दुर्गा क्लास में बैठी होती है और अभी लेक्चर स्टार्ट नहीं होता तो सब लोग जो है वो सिमरन की बातें कर रहे होते कि उस न्यू लड़की की तो हमने क्या बैंड बजाई, उसके बाल कितने अच्छे थे, अब उसे मज़ा आएगा जब कल वो गंजी होके आएगी, फिर सब उसका मजाक बनाएंगे। दुर्गा ये सब सुनती है पर उसे कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो तुरंत अपने हेडफोन्स लगा देती है और वो हेडफोन्स तब उतारती है जब लेक्चर स्टार्ट होता है। और जैसे लेक्चर ख़त्म होता है सब लोग मस्ती कर रहे होते हैं पर दुर्गा फिर से अपने हेडफोन्स लगा देती है। वो कॉलेज में ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, कहने को वो एक ग्रुप में ऐड थी जिस ग्रुप में टोटल 5 लड़कियां थी दुर्गा को ऐड करके, पर दुर्गा उनसे भी ज़्यादा बात नहीं किया करती थी, वो सिर्फ अपने मतलब की ही उनसे बात करती थी। कोई काम हुआ तो बात कर ली और हेडफोन्स लगा दिया। वो सब भी दुर्गा को चाहती नहीं थी पर दिखावा ऐसा करती थी जैसे वो दुर्गा की बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वो दुर्गा के साथ बैठती थी पर उनमें से भी कोई ज़्यादा दुर्गा से बात नहीं करता था, शायद इसलिए क्योंकि दुर्गा उनसे बात नहीं करना चाहती थी। ऐसे ही पूरा दिन गुजर जाता है। दुर्गा का दिन अच्छा नहीं था और वो छुट्टी का वेट करती थी। जैसे छुट्टी होती है वो अपनी हैवी बाइक पे बैठती है, अपने हेडफोन्स लगाती है, ऊंचा ऊंचा म्यूज़िक प्ले करती है और बाइक स्टार्ट कर देती है। वो फुल स्पीड में बाइक चला रही थी। जब वो फुल स्पीड में बाइक चला रही थी तो वो कुछ सोच रही थी। वो ये सोच रही थी कि बाद वो कॉलेज लेट क्यों आई थी, उसके माइंड में वो सब कुछ चल रहा था।
और उसके कॉलेज लेट आने का कारण कोई और नहीं बल्कि उसके डैड थे, क्योंकि उसके डैड ने रात भर दारू पी थी और वो उसकी मॉम के साथ झगड़ा कर रहे थे, और उसकी वजह से उसकी मॉम सारी रात जाग रही थी। और दुर्गा अपनी मॉम से बहुत प्यार करती है, वो उन्हें रोते हुए नहीं दे सकती, इसलिए वो भी सारी रात जाग रही थी। अपनी मॉम को इतना पेन में देख के दुर्गा को बहुत बुरा लगता है। उसका रात को ही मन कर रहा था कि वो अपने डैड को अपने हाथ से गला दबा के मार दे, पर वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। उसके डैड एक IPS ऑफिसर थे जो सिर्फ और सिर्फ नाम के थे। कहने को वो पूरी दुनिया का रक्षा करते थे, पर असल में वो खुद एक दरिंदे से कम नहीं थे। वो हर रोज़ दुर्गा की मॉम को पीटते थे। वो दुर्गा की मॉम को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, और दुर्गा ये बात अच्छे से जानती थी, इसलिए वो अपने डैड से बहुत नफरत करती थी। दुर्गा रोते हुए फुल स्पीड में बाइक चला रही थी, और उसे वो बात याद आने लगती है जब उसने अपनी मॉम से बोला था कि मॉम, जब जब वो घटिया इंसान आपसे प्यार ही नहीं करता, जब रोज़ आपको पीटता, वो आपके साथ रहना ही नहीं चाहता, तो आप उनके साथ क्यों रह रही हो। तो उसकी मॉम ने बोला था कि वो मुझसे प्यार नहीं करते। ये बात तो मैं शुरू से ही जानती हूँ, पर मैं क्या करूँ, मैं तो उनसे प्यार करती हूँ ना। दुर्गा बोलती है, मम्मा कोई ऐसे घटिया इंसान से कैसे प्यार कर सकता है। आप जानती भी है कि वो तो रात भर किस औरत के साथ है, फिर भी। और दुर्गा ये सब सोच के और स्पीड तेज़ कर देती है बाइक की। वो रोती रहती है और फुल स्पीड में बाइक चलाती रहती है। वो अपने डैड से बेइंतहा नफरत करती थी, उनसे उनका चेहरा देखना भी पसंद था, इसलिए वो घर भी नहीं जाती, क्योंकि वो जानती थी कि इस टाइम उसके डैड घर होंगे। वो पूरा दिन ऐसे ही बाइक घुमाती रहती है, कभी कहाँ जा रही है, कभी कहाँ जा रही है। वो कुछ खाती पीती भी नहीं है। रात के 11 बजे वो घर जाती है, और जैसे वो घर जाती है तो उसकी मोम उसका वेट कर रही थी, और वो दुर्गा पे गुस्सा करने लगती है कि ये कौन सा टाइम है घर आने का, तुम भूल के जाते हो कि तुम एक लड़की हो, तुम लड़कियों की तरह क्यों नहीं रह सकती। दुर्गा कहती है, आप भी तो एक लड़की की तरह रहती हो ना, क्या मिला आपको एक लड़की की तरह रह के। दो दुख, तकलीफ, दर्द, मुझे ये सब नहीं चाहिए मॉम। तो दुर्गा ऐसे बोल के अपने रूम में चली जाती है और अपने हेलमेट को बेड पे पटक देती है। दुर्गा की मॉम उसके पीछे आती है, उसका हाथ थामती है, कहती है, दुर्गा तुम्हें ये सब बंद करना होगा, तुम समझती क्यों नहीं हो, हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना ही होगा। हर लड़की की लाइफ में उसे कभी ना कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और ये तुम्हें भी करना पड़ेगा। लड़की बहुत तो सॉरी दुर्गा बोलती है, इनफ मॉम, बाकी लड़कियाँ करती होंगी कॉम्प्रोमाइज़, लेकिन मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ। आई हेट कॉम्प्रोमाइज़, और आप मुझे अपनी तरह बनाना चाहती हैं। तो उसकी मॉम उधर ही चुप हो जाती है। वो कहती है, ठीक है मैं खाना लगा रही हूँ, खाना खा लो। दुर्गा कहती, मुझे भूख नहीं है मॉम, आई वांट टू स्लीप, मुझे सुकून चाहिए। और दुर्गा ऐसे बोल के लेट जाती है। तो दुर्गा की मॉम उसके साथ आके लेटती है, और जैसे उसे हग करती है, दुर्गा की आंखों में आंसू आने लगते हैं। दुर्गा यूँ पीछे होती है, अपनी मम्मा को हग करती है। वो कहती है, आई एम सॉरी मॉम, मैं आप पे कभी चिल्लाना नहीं चाहती, पर मैं खुद पे काबू नहीं कर पाती, मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है मॉम। उसकी मॉम कहती, बेटा इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। जिस बच्ची ने बचपन से ही अपने पेरेंट्स को कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हुए देखा हो, वो और कैसे बात कर सकती है। दुर्गा बोलती है, क्या आपको लगता है कि मैं डैड की तरह हूँ। तो उसकी मम्मी थी, नहीं तुम अपने डैड पे नहीं गई, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, वर्ल्ड की बेस्ट बेटी हो तुम। तो दुर्गा अपनी मम्मा के फोrehead पे किस करती है, उन्हें हग करती है, कहती है, आई एम सॉरी मॉम, मुझे कभी कभी भी डैड की तरह मत बनने देना। आई नो मेरी रगों में उनका खून है, पर आई हेट हिम, मैं कभी उनकी तरह नहीं बनना चाहती। तो उसकी मम्मी उसे हग करती हैं और समझाती हैं, उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहती है कि दुर्गा बेटा तुम्हें अपने गुस्से पे काबू पाना सीखना होगा। दुर्गा बोलती, मम्मा मैं अपने गुस्से पे काबू नहीं कर सकती, बस एक आप ही हो जो मेरा गुस्सा थोड़ा शांत करती हो, वरना मैं पागल हो जाती हूँ गुस्से में। मुझे लगता है कि शायद मैं आधी पागल हो चुकी हूँ, और अगर इस घर में रही तो पूरी पागल हो जाऊँगी। मॉम प्लीज़ मुझे अलाउ कर दो, मुझे हॉस्टल में रहना है, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती। तो दुर्गा की मॉम उठ जाती है, कहती तुम मुझे छोड़ के जाना चाहती हो। दुर्गा बोलती, नो मॉम नो, मैं रोज़ आऊँगी आपसे मिलने, मैं बस इस घर में नहीं रह पाती। आपको मुझ पे तरस नहीं आता क्या मॉम, आप मेरी हालत नहीं देख पाती, मैं रात भर सो नहीं पाती, मैं कुछ खा नहीं पाती, मैं हंस नहीं पाती, इस घर में तो मेरा सांस लेना भी मुझे मुश्किल लगता है। प्लीज़ मॉम, प्लीज़ मोम मुझे अलाउ कर दो, प्लीज़ मोम, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। तो दुर्गा ऐसे बोल के रोने लगती है, पर उसकी मम्मा वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वह किसी भी कीमत पे दुर्गा को खुद से दूर नहीं करना चाहती थी। उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स थी, सिर्फ एक खुशी थी, और वो थी दुर्गा। अगर दुर्गा भी घर को छोड़ के चली जाती तो वो कैसे ही जी पाती, इसलिए वो दुर्गा को कोई जवाब नहीं देती। दुर्गा रोने लगती है और फिर शावर लेने चली जाती है। जब वो शावर लेके बाहर आती है तो वो देखती है कि उसकी मम्मा उधर ही बैठी है खाना लेके। दुर्गा मना करती है कि मुझे नहीं खाना। उसकी मम्मा कहती है ठीक है मैं भी नहीं खाऊंगी। दुर्गा समझ जाती है कि उसकी मम्मा ने भी कुछ नहीं खाया, तो दुर्गा अपनी मम्मा के पास बैठती है। वो उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती है और कहती है कि मम्मा प्लीज़ आप भूखे मत रहा करो ना। तो उसकी मम्मा कहती है तो तुम मेरी बात मान जाओ और आज के बाद कभी जिद मत करना ये घर छोड़ के जाने की। दुर्गा कुछ भी नहीं बोलती और वो भी थोड़ा सा खाना खाती है और कहती है ठीक है आप सो जाओ, मैं अभी सोने लगी हूँ। तो उसकी मम्मा बोलती क्या मैं आज रात यहाँ सो जाऊँ। दुर्गा बोलती नहीं उसकी ज़रूरत नहीं,
मैं ठीक हूँ, मैं सो सकती हूँ अकेले। तो दुर्गा की मोम वहाँ से चली जाती हैं, पर दुर्गा जब रात को सोती है तो उसे कुछ डरावनी चीज़ें तंग करने लगती हैं, कुछ शायद कुछ पास की कुछ ऐसी चीज़ें उसे दिखाई देने लगती है जिससे वो बहुत ज़्यादा डरती थी, बहुत ज़्यादा घबराती थी, वो चीखें मारने लगती है, चिल्लाने लगती है। और दुर्गा की मॉम तो बगल वाले रूम में थी, वो आवाज़ सुन के भाग के आती है। दुर्गा फुल पसीने पसीने हो चुकी थी और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। दुर्गा की मॉम उसका हाथ थामती है, उसके सर को हाथ से थामती है, कहती दुर्गा दुर्गा बेटा आंखें खोलो, दुर्गा बेटा रिलैक्स, वो सिर्फ एक सपना है, दुर्गा बेटा आंखें खोलो, तुम ठीक हो, देखो तुम्हारी मम्मा पास है। दुर्गा चिल्लाते हुए बैठती है और कहती मुझे सांस नहीं आ रहा। तो दुर्गा की मम्मा जो है वो कहती बेटा शांत हो जाओ, सब ठीक है, हाँ सब ठीक है, तुम्हारी मम्मा है ना तुम्हारे पास, ये लो पानी पियो। तो ऐसे दुर्गा को पानी पिलाती है, उसे हक करती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि दुर्गा के पास में कुछ ऐसा हुआ था जिससे दुर्गा ना रात को सो पाती है ना वो सुकून से रह पाती है। इसकी वजह से उसकी आंखों के नीचे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल हो चुके थे, वो एवरी टाइम जो है वो ग्लासेस लगा के रखती थी। दुर्गा की मॉम जो है वो लेट जाती है और दुर्गा को अपने शोल्डर पर ले लेती है, उसे हग कर लेती है। जब दुर्गा अपनी मम्मा की बाहों में होती है तो उसे थोड़ा सुकून आता है और वो सो जाती है। और नेक्स्ट डे दुर्गा फिर से कॉलेज जाने में लेट हो जाती है क्योंकि वो लेट जगती है। और वहाँ सिमरन जो है वो कॉलेज के लिए निकल जाती है और उसके साथ उसकी आंटी भी होती हैं। पर जैसे ये लोग कॉलेज पहुंचती हैं और सीनियर्स देखते हैं कि सिमरन के साथ एक लेडी भी है, तो वो समझते हैं कि शायद ये सिमरन की मोम है और ये हमारी कंप्लेन करने के लिए आए हैं। और सिमरन जब अपनी आंटी के साथ जा रही थी तभी एक लड़की उसे पीछे से आके रोकती है और कहती है कि सिमरन वो वहाँ पे प्रिंसिपल मैम है, तुम्हें बुला रही हैं। तो सिमरन अपनी आंटी को बोलती है आंटी एक मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। सिमरन जैसे ही वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर 3-4 सीनियर्स बॉयज़ खड़े होते हैं जो सिमरन को पकड़ लेते हैं। सिमरन कहती है कि क्या कर रहे हो, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो। तो वो कहते हैं कि तुम यहाँ अपनी मम्मा को लेके आई हो हम सबकी कंप्लेन करने के लिए, क्या तुम भूल गई कल हमने तुम्हारे साथ क्या किया? अगर तुमने हमारी कंप्लेन की तो कल हमारी वजह से तुम्हें बाल काटने पड़े थे ना, क्या पता आज तुम्हें हमारी वजह से अपना गला काटना पड़ जाए। सिमरन ये सुन के बहुत ज़्यादा डर जाती है। सिमरन कहती प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो, मैं यहाँ पे किसी की कंप्लेन करने नहीं आई। तो बोलती अच्छा तो फिर तुम्हारी मम्मा यहाँ पे क्या कर रही है? सिमरन बोलती है प्लीज़ वो यहाँ से चली जाएंगी, मैं आप में से किसी की कंप्लेन नहीं करूँगी, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। और जब वो लड़के सिमरन के साथ ये सब कर रहे थे ना, दुर्गा साथ से गुजर रही थी, पर दुर्गा ने आज भी अपने हेडफोन्स लगाए हुए थे और बहुत लाउड म्यूजिक चल रहा था, इसलिए दुर्गा को कुछ सुनाई नहीं देता। वो बस पास से ही गुजर जाती है और फिर सिमरन सबसे रिक्वेस्ट करती है और मम्मा की कसम खाती है कि कोई कंप्लेन नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे जाने दो। तो वो कहते हैं अगर तुमने कंप्लेन नहीं की तो ठीक है, लेकिन अगर तुमने कंप्लेन की तो हम 5 बॉयज़ और तुम एक इकलौती लड़की, सोचो अगर हम तुम्हें किसी रूम में लेके जाएं और दरवाज़ा बंद हो जाए और हम 5 फिर तुम्हारे साथ क्या ही करेंगे, शायद तुम सोच ही सकती हो। और वो सिमरन को बहुत बुरी तरह डराने लगते हैं। वो घुमा फिरा के सिमरन को मतलब गैंग रेप का बोल रहे थे। सिमरन बहुत डर जाती है, वो यूँ दीवार के साथ लग जाती है और आंखें बंद करके बार बार सॉरी कर रही थी और भीख मांग रही थी कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। और वहाँ से चिल्लाते हुए वो अपनी आंटी के पास चली जाती है। वो अपनी आंटी के सामने हाथ जोड़ के प्लीज़ आप कंप्लेन मत करो, प्लीज़ आप घर चली जाओ, मैं ठीक हूँ, प्लीज़ आंटी। तो बोलती बेटा पर क्या हुआ, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, हाँ तुम्हारी आंटी है ना तुम्हारे साथ। पर सिमरन बहुत बुरी तरह से डर चुकी थी, वो उन्हें अपनी कसम देती है और मजबूर कर देती है वहाँ से जाने के लिए। सिमरन की आंटी वहाँ से चली जाती हैं और सिमरन खुद को संभालती है, आंसू वगैरह पोंछती है और क्लास में जाती है। जब वो क्लास में जाके बैठती है तो वो देखती है कि एक लड़की एक कोने में अलग से बैठी है और उसने हेडफोन्स लगाए हुए थे और ये उसे नया चेहरा दिखता है। वो बाकी किसी भी अपने क्लास वालों के साथ बैठने से घबरा रही थी, इसलिए सिमरन दुर्गा के साथ बैठ जाती है। दुर्गा के हेडफोन्स लगे हुए थे, वो अपनी दुनिया में थी और उसने हेड डाउन किया हुआ था। और सिमरन घबराते हुए उसके पास बैठती है। वो अपना बैग को और अपनी चेयर को यूँ थोड़ा साइड पे करती है और गहरी सांस लेती है। उसके हाथ इतने ज़्यादा कपा रहे थे तो वो जैसे ही अपनी बुक खोलने लगती है वो भी नीचे गिर जाती है। और तभी दुर्गा की आंखें खुलती है। दुर्गा यूँ सिमरन को देखती है और बस देखती रह जाती है क्योंकि सिमरन बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी और जब वो घबरा रही थी तो और भी बहुत क्यूट लग रही थी। दुर्गा यूँ अपने हेडफोन्स हटाती है और यूँ नीचे होती है और जब वो बुक उठा के सिमरन को देने लगी थी तो इनका हार्ट टच होता है और ये दोनों एक दूसरे को पहली बार बहुत ही ज़्यादा करीब से देखते हैं। इन दोनों एक दूसरे को बस देख ही रहे थे कि तभी प्रोफेसर आ जाती है और अटेंडेंस स्टार्ट कर देती है। तो ये दोनों यूँ ऊपर उठ के बैठ जाते हैं। सिमरन जो है वो दुर्गा को देख रही थी और वो दुर्गा से भी घबरा रही थी। उसे लग रहा था कि शायद दुर्गा भी उन्हीं क्लास फेलोज़ की तरह होगी, उसकी रैगिंग करेगी और शायद उसके साथ बुरा व्यवहार भी करेगी। इसलिए सिमरन पूरा टाइम दुर्गा से बात भी नहीं करती और दुर्गा से भी डरी डरी सहमी सहमी बैठी रहती है। सो गाइस आज के लिए इतना ही। इनकी फर्स्ट मीटिंग तो
हो चुकी थी, पर अभी तक इनमें कुछ बात नहीं हुई थी। अब देखना ये है कि कब तक इन दोनों की कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी और क्या दुर्गा भी सच में बाकी स्टूडेंट्स की तरह सिमरन की रैगिंग करेगी। क्या वो सिमरन का हाल बाकी स्टूडेंट्स से भी बुरा कर देगी, या फिर पूरी क्लास में सिर्फ दुर्गा ही होगी जो सिमरन को सपोर्ट करेगी। तो आने वाला पार्ट इंटरेस्टिंग है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ, जाने से पहले एक प्यार सी छोटी सी नन्ही सी रिक्वेस्ट यार, कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। और अगर चैनल पर नए हो तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। गाइस, ये स्टोरी मैंने आप लोग की रिक्वेस्ट पे डाली है, और अगर आप लोग बोलोगे कि इसका नेक्स्ट पार्ट डालूँ तो वो भी जल्दी आ जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।